हेलो स्टूडेंट। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। और इस टॉपिक का नाम है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। यानी हम कह सकते हैं कि कितने प्रकार के अकाउंटिंग होते हैं। तो देखिएगा, तो सबसे पहला जो होता है, ध्यान से देखिएगा, तो नंबर 1 फाइनल फिनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग और नंबर 3 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वैसे एक चीज आपको हम बता दें और कि अकाउंटिंग और भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, समझ गए ना। तो और भी कई तरह के अकाउंटिंग होते हैं, लेकिन क्लास 11th के सिलेबस में बस ये तीन तरह के अकाउंटिंग है: फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आइए बाबू, सबसे पहले समझते हैं कि फिनेंशियल अकाउंटिंग है क्या। तो देखिएगा, फिनेंशियल अकाउंटिंग आर दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड ऑल द फिनेंशियल, जिसके अंदर बिजनेस के वो सारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं एंड इवेंट्स। तो देखिएगा, सबसे पहला काम क्या कि फिनेंशियल अकाउंटिंग का काम ये है कि फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस के सारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब वो ट्रांजैक्शन होता है जिसको मनी के टर्म में हम मेजर कर सकते हैं, समझ गए। जिसको मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं उसी को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसका वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू होता है। हाँ, और सबसे पहला चीज ये तो हो गया। उसके बाद इसका जो मेन काम है, इट डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस और पोजीशन स्टेटमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, फिनेंशियल अकाउंटिंग का मेन रूप से काम है क्या। तो इसका काम क्या है बाबू, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी एंड ऑफ द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद, मान लेते हैं कि 1 अप्रैल 2015 और 31 मार्च 2016 का हमने एक अकाउंटिंग किया। तो इस ईयर को कंप्लीट होने के बाद बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, इस बात का जानकारी लगाना किसका काम है, फिनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। और दूसरा चीज, एंड में पोजीशन क्या है बिजनेस का। पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब ये होता है बाबू कि बिजनेस के पास एसेट्स और लाइबिलिटीज की क्या स्थिति है। पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब होता है कि इस बिजनेस के पास 1 साल के बाद या 1 साल के अंत में एसेट कितना है, संपत्ति कितना है और लाइबिलिटीज कितना है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो फिनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या है कि बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को जानना और पोजीशन को जानना। पोजीशन मतलब इस बिजनेस के पास एसेट कितने की है और लाइबिलिटीज कितने की है, समझ गए। तो ये था काम फिनेंशियल अकाउंटिंग का। इसके बाद हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो ध्यान से देखिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज रिलेटेड टू a certain of cost of each unit। तो मान लो बेटे, एक चीज हम आपको बताते हैं, सपोज करो, ध्यान दो, मान लेते हैं कि ये एक मार्कर है। देखो, ये एक मार्कर है जिसका प्राइस, मान लीजिए इस मार्कर का प्राइस 25 रुपया है। अब एक चीज बताइए, इस मार्केट का प्राइस 25 रुपया है, तो क्या इस मार्कर को 25 रुपए में बनाया गया होगा? तो आपका जवाब आएगा नहीं सर, क्योंकि किसी भी चीज को 25 रुपए में बना के 25 रुपए में बेचना इम्पॉसिबल है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या है बाबू कि मान लेते हैं कि ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर है। अब मार्कर इस मार्कर का कॉस्ट क्या होगा, यानी इस मार्कर के अंदर जो यहां पे मार्कर का नीब लगा हुआ होगा, अंदर में एक रुई का जो पैड लगा होता है, ये कितने का होगा। उसके बाद इस मार्कर का जो कवर प्लास्टिक का बना होता है, ये कितने का होगा। तो प्रत्येक
मार्कर का है, यानी क्या कह रहा है कि ईच यूनिट, एक मार्कर को बनाने में कितना कॉस्ट आता है। तो मान लेते हैं कि इस मार्कर को बनाने में कॉस्ट आता है 15 रुपए का। कितना आता है? 15 रुपए का। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट का लागत पता करना। क्या पता करना? लागत। अब बताइए, इस मार्कर को बनाने में 15 रुपया लगा, लेकिन इस मार्कर को बेच रहे हैं 25 रुपया में। तो ये जो बेच रहे हैं इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे हम? फिनेंशियल अकाउंटिंग में ले जाके रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन ये मार्कर को बनाने में जो कॉस्ट आया है, समझ गए ना, इसकी जो अकाउंटिंग होगी, ये कॉस्ट कहां डिटरमाइन किया जाएगा? कितने रुपए का कॉस्ट आया है, कितने रुपए में मार्कर बनेगा, इसकी लागत कहां पे निकाली जाएगी? तो इसकी लागत निकाली जाएगी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। समझ में? अब हम ये बोल सकते हैं कि इस मार्केट को अगर बेचते हैं तो प्रॉफिट कितना आता है। तो देखिए, इस मार्केट को बेचने से प्रॉफिट कितना आया, तो देखो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब ध्यान दीजिएगा, सेलिंग प्राइस है बाबू 25 रुपया, मार्कर को बनाने में लगा कितना? 15 रुपया। तो ये जो प्रॉफिट आया, कितने रुपए का प्रॉफिट आया? 10 रुपये का। कोई दिक्कत? अब हम ये बोल सकते हैं कि इस मार्कर को बेचने पे 10 रुपए का मुनाफा हो रहा है। तो प्राइस अलग चीज होता है, कॉस्ट अलग चीज होता है। प्राइस का मतलब रहता है सेलिंग प्राइस, इसके अंदर प्राइस में हमेशा प्रॉफिट छुपा हुआ रहता है। हाँ, लेकिन कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट नहीं छुपा रहता है, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करना पड़ता है। समझ गए? तो मेन मोटा मोटी चीज मेरा क्या था कि कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में जानना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या जानता है? ए सर्टेन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट, यानी कितना कॉस्ट एक यूनिट में लगा है। यहां पे इनकर्ड कर दीजिए, इनकर्ड छूटा हुआ है। तो अकाउंटिंग विच इज रिलेटेड टू ए सर्टेन द कॉस्ट, ascertain the cost incurred, यहां पे होगा ascertain the cost incurred, कितना लगा है। कॉस्ट इनकर्ड ऑन ईच यूनिट, एक यूनिट को बनाने में कितना लागत लगा है, ये अकाउंटिंग कहां पे होगा? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आएगा। क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं बाबू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या काम है? तो देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which is help in making better decision। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन काम है, बेटर डिसीजन, यानी एक सही डिसीजन लेना और अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग करना। तो देखिएगा, ये जो हाईलाइट किए हैं वो कीवर्ड हैं। समझ गए ना? एग्जामिनर को बस बाबू ये कीवर्ड से मतलब होता है। आप क्या इंग्लिश लिखे और नहीं लिखे उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कीवर्ड जब भी वो चेक करेगा, इस कीवर्ड को चेक करेगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन काम होता है कि बिजनेस में सबसे पहले उनका काम जो है कि वो किसी भी चीज के बारे में एक सही तरीका से डिसीजन ले और डिसीजन लेने के बाद प्लानिंग करे। अब मान लेते हैं कि ये बिजनेस अगर प्रॉफिट कमाया है, ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कि हमने पूरा फिनेंशियल अकाउंटिंग किया और मुझे पता चला कि बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है 5 लाख रुपए। अब इस 5 लाख को कहां यूज करना है? समझ गए ना? कहां यूज करना है? और अगर फंड की आवश्यकता पड़े, और फंड की अगर आवश्यकता पड़े तो प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, और फंड का व्यवस्था करे। मान लो जैसे ये 5 लाख रुपया कमाया और ये चाहता है कि मैं और बड़ा बिजनेस स्टेब्लिश करूं, और बड़ा बिजनेस स्टेब्लिश करूं, तो मेरे पास 5 लाख रुपया का ये प्रॉफिट है और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर 10 लाख चाहिए तो 5 लाख और फंड की आवश्यकता करना पड़ेगा। तो ये सारे प्रक्रिया कहां पे होंगी? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या है बाबू कि जो भी आप प्रॉफिट कमाए हो, इस प्रॉफिट का कहां पे यूज करना है बिजनेस में, और अगर फंड की आवश्यकता है तो कहां से फंड इकट्ठा करना है, यानी बिजनेस के अंदर पूरा प्लानिंग करना। समझ गए ना? कोई नया डिसीजन लेना है तो कहां पे डिसीजन लेना है, कैसे डिसीजन लेना है, तो इन सब के संबंध में जो हम पढ़ेंगे वो कहां पे पढ़ेंगे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। तो यही डिफरेंस था, बेसिक डिफरेंस था फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग
और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। आइए अब समझते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिएगा, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला जो है, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। दूसरा है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। तीसरा है इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। चौथा है इग्नोर द प्राइस लेवल चेंज। और पांचवा है विंडो ड्रेसिंग। आइए सबसे पहले समझते हैं अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। Accounting is not fully exact because some transactions are recorded on the estimation basis। क्या करते बाबू, तो देखिएगा, अकाउंटिंग के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन को एस्टिमेट करके लिख दिया जाता है। जैसे कि देखिए, अगर हम बात करें तो मान लीजिए हमारा डेटर, हम किसी को क्रेडिट सेल किए, क्रेडिट सेल किए इस बार टोटल 5 लाख का। कितना का क्रेडिट सेल किए? टोटल सेल किए क्रेडिट 5 लाख का। हाँ, और हम ये मान के चलते हैं कि पिछले साल 10% नहीं आया था। तो मान लेते हैं कि 10% पिछले साल नहीं आया था, तो हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए प्रोविजन कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट्स। हम ये मान के चलते हैं कि 10% नहीं आएगा, यानी 5 लाख का 10% 50,000 रुपया नहीं आएगा, तो आएगा कितना? 4.5 लाख। तो देखिए, हम ऐसा मान के चल रहे कि 4.5 लाख आएगा, लेकिन ये क्या है? ये तो एक एस्टिमेटेड हुआ ना कि हाँ चलो 5 लाख का सामान टोटल हम बेचे हैं, हमारा बिजनेस ने 5 लाख का टोटल सामान सेल किया है। अब पिछले साल 10% नहीं आया था, तो उसके हिसाब से इस साल भी 10% नहीं आएगा, ऐसा हम एस्टिमेटेड कर लेते। हो सकता है कि इस साल 20% अगर नहीं आया हो, रियल में मान लीजिए 20% नहीं आया हो, तब तो ज्यादा का लॉस है कि नहीं? तब 1 लाख नहीं आएगा। हो सकता है कि चलो ये 10% क्या, ये पूरा का पूरा पैसा आ गया हो, 5 लाख आ गया हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि ये भी हो सकता है पूरा 5 लाख आ गया हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि 4,80,000 आ गया हो। हाँ, तो एक्चुअली में जो हम मान के चल रहे हैं कि 10% नहीं आएगा, तो ये मेरा क्या है बाबू, ये गलत है। समझ गए ना कि पिछले साल 10% नहीं आया था, तो इस साल भी 10% नहीं आएगा, ये मान के चलना मेरा गलत है। लेकिन अकाउंटिंग क्या कहता है? अकाउंटिंग क्या कहता है कि आपको पिछले साल जितना नहीं आया था, उतना का इस बार प्रोविजन आपको बनाना है, इस बार लेके चलना है कि उतना पैसा नहीं आएगा, इस बार भी नहीं आएगा, ऐसा आपको मान के चलना है। तो ये कहीं से जस्टिफाई है? बताइए। जरूरी है कि 10% नहीं आएगा, 15% नहीं आ सकता, 20% नहीं आ सकता, या तो फिर पूरा अमाउंट भी आ सकता है। ये कहीं से जस्टिफाई है? नहीं, जस्टिफाई नहीं है। तो अकाउंटिंग कहता है नहीं, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, तो लिखा गया है पॉइंट, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। समझ में आया इस पॉइंट का मीनिंग? उसके बाद अब देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, इसको मिटा करके। देखिए, इसको मिटा करके हम दूसरा एग्जाम्पल फिर देख लेते हैं। फिर अकाउंटिंग क्या कहता है कि मान लो ये जो तुम मशीन खरीदे हो, बिजनेस के अंदर ये मशीन खरीदे हो, इसका जो है एस्टिमेटेड लाइफ, यानी ये मशीन जो चलेगा, एस्टिमेटेड लाइफ जो होगा इस मशीन का, वो होगा 10 साल। अकाउंटिंग में जब आप डिप्रिसिएशन लगाइएगा ना, ये सारा चैप्टर आप बाद में पढ़िएगा, बस अभी सीधा समझा रहे। तो ये जो मशीन खरीदे हैं ना, तो ये 10 साल चलेगा, और तुमको 10 साल समझ के डेप्रिसिएशन लगाना है। तो मान लीजिए कि 5 लाख का मशीन खरीदे और 10 साल चलेगा, तो क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हमको लगाना है 10 साल समझ के, यानी मशीन 10 साल चलेगा। यानी मशीन का जो घिस रहा है प्रत्येक ईयर कॉस्ट, वो 50,000 करके मशीन का कॉस्ट घिस रहा है। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि मशीन का कॉस्ट घिसावट की वजह से कम होना। हाँ, तो मान लीजिए 5 लाख का मशीन खरीदे, और क्या कह रहा है अकाउंटिंग की, आप ये मान के चलो कि 10 साल के बाद मशीन हो जाएगा जीरो। तो 50,000 करके हम 10 साल तक लगाए, तो मशीन की वैल्यू हो गई जीरो। एक चीज बताइए, क्या 10 साल के बाद सही में मशीन खत्म हो जाएगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
10 साल के बाद और हो सकता है 4 साल और ये मशीन चले, 5 साल और ये मशीन चले। तो ये भी क्या है, ये भी देखिए अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, यानी हम जो ये भी मान रहे हैं ना बाबू, ये भी एस्टिमेशन ही कर रहे हैं। तो अकाउंट जो हमारा है, अकाउंटिंग जो हमारा है वो एस्टिमेशन बेसिस पे चलता है, इसीलिए हम अकाउंटिंग को 100% एग्जैक्ट नहीं कह सकते। समझे? तो यही मीनिंग होता है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अब देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में नॉट बी रियलिस्टिक बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये क्या होता है देखिएगा, अकाउंटिंग कॉस्ट एंड कन्वेंशन, ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे। हाँ, अकाउंटिंग में कुछ एजम्पशंस होता है, उस बात को मान के चलना पड़ता है। अब जैसे कि हम मान लेते हैं एक चीज कि एक एजम्पशन ले लेते हैं गोइंग कंसर्न का, गोइंग कंसर्न। अब ये एजम्पशन क्या कहता है कि बिजनेस जो है फ्यूचर में कंटिन्यू चलता रहेगा, कंटिन्यू, ये बिजनेस फ्यूचर में कंटिन्यू चलता रहेगा। अब एक चीज बताइए, क्या फ्यूचर में बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा? लॉस अगर लग गया तो बिजनेस को तो बंद भी करना पड़ सकता है कि नहीं? तो कहीं से जस्टिफाई नहीं हो रहा। ये बताता है कि अगर कोई व्यवसाय बना है ना तो फ्यूचर में कंटिन्यू चलने के लिए बना है, तो जरूरी तो नहीं फ्यूचर में कंटिन्यू चलेगा, लॉस होगा तो बंद भी हो सकता है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किस बात को कहता है, तो ध्यान दीजिएगा। अब बाबू इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मान लीजिए कि हम एसेट्स को, बिजनेस में जो भी एसेट्स होता है ना, उसको हम किस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे। अब मान लो कि आज हम 5 लाख रुपए का एसेट्स खरीदें, और कब खरीदे, 2009 में खरीदे इस एसेट्स को 5 लाख में। अब तुम्हारा अगर ये एसेट्स 2019 तक अगर चलेगा बिजनेस में, 2019 तक अगर बिजनेस में चलेगा, और इसके ऊपर कहते हैं कि 10-10% पर ईयर घिसावट आ रहा है, मतलब डेप्रिसिएशन लग रहा है 10-10%, तो अब देखिए इसी पे 10-10% करके हमें 50,000, समझे, 50,000 ये जितने भी डेप्रिसिएशन लगेगा 10 साल तक, वो सारा का सारा इसी कॉस्ट पे लगेगा। हाँ, यानी कॉस्ट प्राइस पे ही लगेगा। अगर हम देखो अब 2019 में इस एसेट्स की कुछ और वैल्यू होंगी, है कि नहीं, इस एसेट्स की कुछ और वैल्यू हो सकता है 2019 में, लेकिन अकाउंटिंग क्या कहता है, अकाउंटिंग क्या कहता है कि नहीं भैया, आप जितना में खरीदे हो ना, बस उतना ही आप दिखाओगे प्रत्येक ईयर, उसी के ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहोगे प्रत्येक ईयर, यानी रियल क्या वैल्यू है उसको आप दिखा ही नहीं सकते, मतलब छुपा लो। समझ गए ना? तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर जो है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन छुपा होता है। कि इसके ऊपर मान लीजिए डेप्रिसिएशन लगा, तो चलिए ठीक है 2019 के अंदर इसकी कुछ और वैल्यू होंगी, उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हो सकता है कि इस एसेट्स का जो बेसिक प्राइस है उसमें अप एंड डाउन हो सकता है, वैल्यू में बढ़ भी सकता है, डाउन भी हो सकता है, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं। सपोज करो तुम लैंड खरीदा 2010 में 10 लाख रुपए का, अब तुमको 2020 तक अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट में 2020 में 25 में जब भी बनाओगे तो इसी 10 लाख रुपये को ही दिखाना पड़ेगा, कि लैंड को क्या दिखाना पड़ेगा, कॉस्ट वैल्यू पे ही दिखाना पड़ेगा। समझे? अब 2020 में इसकी कीमत अगर 20 लाख रुपया भी हो गई है ना, तो भी आपको 2010 में जो वैल्यू पे खरीदे थे उतना ही पे दिखाना पड़ेगा। तो ये क्या है, हमेशा अनरियलिस्टिक डाटा को रिप्रेजेंट करता है अकाउंटिंग। हाँ, उसके बाद देखते हैं अब इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। तो ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग के अंदर जो है ना, वो केवल और केवल क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है, और नो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड। इसके अंदर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कहने का सेंस ये है कि अगर किसी चीज की वैल्यू, अगर किसी भी चीज की वैल्यू मनी में है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज की वैल्यू को आप मनी में निकाल सकते हो तो उसको रिकॉर्ड करो। अगर वैल्यू
नॉट इन मनी, अगर मनी में वैल्यू नहीं है तो उस चीज को रिकॉर्ड नहीं करो। जैसे कि देखो यहां पे किसी गुड्स का प्राइस मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है तो उसको रिकॉर्ड कीजिएगा अकाउंटिंग में। लेकिन हम यहां पे बात करें कि स्किल ऑफ मैनेजर, स्किल ऑफ मैनेजर, मैनेजर के काम करने की क्षमता, इसकी वैल्यू कुछ नहीं, मनी में इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसको नहीं दिखा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पब्लिक रिलेशन का, बात करते हैं पब्लिक रिलेशन ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का पब्लिक के साथ क्या रिलेशन है, मार्केट में क्या रिलेशन है, इसको भी हम मनी के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज को हम बाबू नहीं दिखा सकते हैं अकाउंटिंग में, समझे। उसके बाद फिर अब देखते हैं दूसरा पॉइंट है हमारा इग्नोर द प्राइस लेवल चेंज। तो देखिएगा प्राइस लेवल चेंज, तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बनता है, यहां हम आपको बता चुके हैं। इसमें अगर आप किसी भी चीज को ध्यान से देखिएगा, किसी भी लैंड हुआ या कोई भी एसेट्स को बाबू आप जितना इसके लिए कॉस्ट पे करते हो ना, कॉस्ट पे करते हो उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है। कॉस्ट पे जितना करते हो उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है। हाँ, भले 5 साल बाद 10 साल बाद इसकी कुछ और कीमत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज आपने जितने वैल्यू पे संपत्ति खरीदा है ना, उसी वैल्यू पे 10 साल बाद भी आप उसी वैल्यू पे संपत्ति को रिकॉर्ड करोगे। समझ में आ गया ना। तो वही चीजें हमेशा और हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जितना कॉस्ट हमने पे करा है संपत्ति को खरीदने में, उतना ही कॉस्ट पे हमें रिकॉर्ड करना। भले आप 5 लाख का संपत्ति खरीदे हैं 2000 में, समझ गया ना। 2000 मान लीजिए आप 2000 ईस्वी में 5 लाख रुपए का संपत्ति खरीदे, जिसकी कुल कीमत आज के डेट में 50 लाख है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, अकाउंटिंग में 5 लाख का ही संपत्ति उसको माना जाएगा। समझे, ये होता है हमारा। इसी कारण से हम इसको बोलते हैं कि अकाउंटिंग जो है प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर करता है, क्योंकि डे टू डे क्या है, प्राइस फ्लक्चुएट होते रहता है मार्केट में, हर प्रत्येक चीज का प्राइस अप एंड डाउन होता है, लेकिन अकाउंटिंग को उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो जितने आपने कॉस्ट पे किया है बस उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करना आपको। उसके बाद अब देखते हैं बाबू विंडो ड्रेसिंग। अब बाबू विंडो ड्रेसिंग शब्द का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखिए विंडो ड्रेसिंग शब्द का मतलब होता है दिखावा, दिखावा करना। तो ध्यान से देखिएगा, विंडो ड्रेसिंग मींस मैनिपुलेट कर देना, मतलब मैनिपुलेट ऑफ अकाउंट इन ए वे so as conceal vital fact and present the financial statement to show the better position than what is exactly is। ध्यान दीजिएगा, तो अकाउंटिंग का काम क्या है बाबू। अब देखिएगा कभी कभी अकाउंटिंग के अंदर क्या हो जाता है, दिखावा हो जाता है। कैसे, तो ये जो अपना फिनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है ना, उसको मैनिपुलेट इस तरीका से कर देता है कि कभी कभी असली चीज को क्या कर दिया जाता है, नहीं दिखाता है। समझ गया ना, असली चीज को नहीं दिखाता। अब ध्यान से देखिए, कंपनी चल रहा है लॉस में और इसको क्या चाहिए, कंपनी चल रहा है लॉस में और इसको रिक्वायर्ड है लोन। इसको क्या रिक्वायर्ड है बाबू, लोन। अब ध्यान दीजिएगा, कंपनी लॉस में चल रहा है, इसको चाहिए लोन। अब कंपनी क्या करेगा, अपने सीए से संपर्क करेगा और सीए को क्या बोलेगा कि भैया इसको, इस लॉस को कैसे भी करके ना तुम क्या करो, प्रॉफिट में दिखाओ। इस लॉस को कैसे भी करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक करो और इसको प्रॉफिट में दिखाओ। मतलब क्या कह रहा है, कंपनी अपने सीए से बोल रहा है, गलत चीज बोल रहा है कि आप कैसे भी करके प्रॉफिट में दिखाओ ताकि हम बैंक से क्या कर पाए, हम बैंक से लोन ले पाए। तो यहां देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे लोन लेना है, लोन लेना है तो लॉस में अगर कंटिन्यू चल रहा है कंपनी, तो कंपनी को लोन मिलेगा नहीं, कोई बैंक वाला देगा लोन,
मान लीजिए घाटा में चल रहा है कंपनी, तो बैंक वाला भी सोचेगा नहीं भाई ऐसे कंपनी को लोन देने में कोई फायदा नहीं, कभी भी पैसा डूब सकता है। तो क्या करेगा, उसको गलती से मैनिपुलेट कर दिया अकाउंट को, लॉस को क्या कर दिया, प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया, ये मैनिपुलेट कर दिया अकाउंट को, समझ गए। दूसरी बात, अगर कंपनी लॉस में चल रहा है तो इन्वेस्टर आएगा क्या कंपनी में, कंपनी में पैसा लगाने वाले लोग या शेयर खरीदने वाले लोग ये सब तो नहीं आएंगे कंपनी में। तो क्या है कि ऐसे मैनिपुलेट किया कंपनी को, कंपनी का जो लॉस उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया, समझ गए ना, प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया, ताकि क्या हो कि इन्वेस्टर जो है कंपनी के प्रति अट्रैक्ट हो, कंपनी के तरफ क्या हो, इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो, समझ गए। तो ये कभी कभी अकाउंट को मैनिपुलेट भी कर दिया जाता है, मतलब गलत चीज भी दिखा दिया जाता है, दिखावा कर दिया जाता है। हाँ, कभी कभी ये भी हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, कि कंपनी चल रहा है खूब ज्यादा प्रॉफिट में, खूब ज्यादा प्रॉफिट में चल रहा है, हाँ, और सरकार को टैक्स चाह रहा है कंपनी की हम कम भरे, तो ये क्या करेगा, उस प्रॉफिट को सीए से संपर्क करके क्या करेगा, कम कर देगा। अब जैसे प्रॉफिट कम हुआ तो सरकार को कम टैक्स भरना पड़ेगा। तो इस प्रकार से विंडो ड्रेसिंग किया जा सकता है अकाउंट में। ठीक है बाबू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।